हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक दिन क्लास नहीं ले पाए बट कोई बात नहीं, आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कवर करने का और ख़त्म करने का। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन ये आपका चैप्टर नंबर 1 में भी आज या अगला क्लास तक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सब टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस हम लोग करने वाले हैं। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है, एक बार देख लेने दीजिए। आई थिंक माइक ओके होगा, आवाज़ मेरा सही से आ रहा होगा, वॉल्यूम फुल है तो आना चाहिए अच्छे से आवाज़, और ग्राफिक टैब काम कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा सब कुछ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। आखिर जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस आप कहते किसको है, क्या कहलाएगा जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो जैसे कि नाम में ही है जियोलॉजी, यानी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। धरती के क्रस्ट में, जूलॉजी का मतलब होता है अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज जूलॉजी। तो अर्थ क्रस्ट में अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो उसको हम लोग जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा है कि हम माइनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग से हम कुछ निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोयला निकाल रहे हैं। अब कोयला निकालने में जो हमको अड़चन पैदा करेगा धरती के अंदर, उसको कहेंगे जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। कोयला का माइनिंग करते टाइम धरती के अंदर हम घुस चुके हैं, कुछ अड़चन पैदा करेगा, कौन कर सकता है। जैसे एग्जांपल एक फॉल्ट। अब हम कोयला निकाल रहे थे, अचानक से फॉल्ट आ गया भैया। तो अब फॉल्ट आ गया तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वे डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ से कहाँ तक है। इसके लिए हमको प्रोस्पेक्टिंग वाला को भी बताना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग वाला मतलब बेसिकली सर्वे वाला तो करता ही है, प्रोस्पेक्टिंग आपका बोर होल करके उसका थिकनेस लेता है और देखता है कि कितना दूर तक फॉल्ट है। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग किया जाएगा, प्लानिंग करने के बाद फिर ड्रिलिंग किया जाएगा। ड्रिलिंग करने के लिए हमको अब अलग से ड्रिल मशीन चाहिए होगा, क्योंकि जो कोयला में ड्रिल करता है वो चीज़ को हम पत्थर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फॉल्ट है, फॉल्ट के लिए हमको अलग से ड्रिलिंग मशीन मंगाना पड़ेगा, अलग टाइप का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको डीजीएमएस से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद हम ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाना पड़ेगा। अब इतना कुछ हमको करना पड़ गया, किस लिए, खाली एगो फॉल्ट आ गया। तो ये क्या है सर, ये डिस्टरबेंस है, ये क्या है, ये चुनौती है। तो जब कभी भी माइनिंग करते टाइम, जब हम जमीन के नीचे जब हम माइनिंग कर रहे हैं, उस बीच अगर रुकावट पैदा कर रहा है, रोड़ा डाल रहा है कोई, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। हिंदी में कहा जाता है भूगर्भीय बाधाएं। जैसे कि भू का मतलब होता है जमीन, गर्भ का मतलब होता है जमीन के नीचे, और बाधा का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो भूगर्भीय बाधाएं भी इसको कही जाती है। बहुत सारे टाइप का होता है। भूगर्भीय बाधाएं इतनी सारी हैं कि आप पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन बुक में कुछ सेलेक्टेड दिया हुआ है जो आपका माइनिंग से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि जितना इसमें लिखा है सिर्फ उतना ही होता है। ठीक है, फॉल्ट है, फॉल्ट है, डाइक है, सिल है, वाश आउट है। ठीक है, उसके बाद आपका स्वेले है ना, स्प्लिटिंग है। तो ये सब कुछ बेसिक है जो आपको पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल मतलब उतना ज़्यादा नहीं जाना है जो माइनिंग से संबंधित नहीं है। मैं अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतना जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। 50 गो 52 गो खाली जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपका जो काम का है, जो आपसे संबंधित है, माइनिंग से संबंधित है, वो आपका कुछ सेलेक्टेड ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइक का। तो डाइक क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, मान लो ऐसा है कि एक टाइम था जब ज्वालामुखी हुआ करता था, और वो जो ज्वालामुखी है वो आपका उस ज्वालामुखी बाहर आ रहा था। ठीक है, बाहर आते आते कोयला का लेयर को अगर फाड़ के, या कोई मिनरल का लेयर को फाड़ के पार हो गया, ठीक है, तो उसको कहेंगे डाइक। मतलब क्या है, फिर से एक बार समझते हैं। डाइक कुछ इसको बोलेंगे कि मान लीजिए ऐसा है कि ज्वालामुखी आ रहा था। ठीक है, ज्वालामुखी, एक मिनट, ज्वालामुखी आ रहा था बाहर, बीच में क्या क्या पड़ गया, बीच में पड़ गया कोल सिम। ये क्या सर, ये क्या है, ये कोल सिम है। तो बीच में कोयला का सिम पड़ गया। अब उस कोयला सिम को बीच में से काटते हुए, बांटते हुए, वो फाड़ते हुए बाहर निकल गया। कोयला सिम को तोड़ के दो अलग अलग भाग में बांट दिया। अब एक टाइम के बाद ये क्या हो गया, ये ठंडा हो गया सर। ये क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। मैग्मा अगर ठंडा हो जाए तो वो एक चट्टान का रूप ले लेता है। उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप प्रीवियस क्लास का वीडियो देखिएगा, लेक्चर देखिएगा, आपका कवर हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर लेने का कोशिश इसलिए कर रहे हैं, लाइव क्लास थोड़ा सा कम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा आपका पोर्शन को जल्दी कवर करा सकें, ठीक है। बाकी हम और भी बहुत कुछ सोचें आपके लिए, पहले इसको कंप्लीट कर लें तब, है ना। आपके पास अभी इनफ टाइम है। यूपीपीएससी वालों का अभी मान के चलिए कि दिसंबर तक तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जनवरी के आसपास में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है। अगर आप देखिएगा तो अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है ना। 3 महीना आपके पास इनफ टाइम है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और है, मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। वो जो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर ले। वॉल्यूम 1 जब खत्म हो जाएगा, है ना, और साथ ही साथ सीएमआर भी खत्म हो जाएगा। ये तो वॉल्यूम 1 के साथ ही चलेगा पैरेलल पे। वॉल्यूम 2 का तो वीडियो हम डालने ही वाले हैं, आज या कल क्लास होते होते हम डाल देंगे पूरा का पूरा। वॉल्यूम 2 एक बार में आपका डाल देंगे। तो वॉल्यूम 2 आप साथ में कीजिएगा, वॉल्यूम 1 तक करते रहिएगा, उसके बाद सीएमआर ऐसे करते करते सब खत्म होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि मान लीजिए कोल सीम है, उस कोल सीम को बीच में से कुछ फाड़ते हुए मैग्मा पार हुआ, उसके बाद वो मैग्मा ठंडा होकर चट्टान बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इसी चट्टान को आप कहेंगे डाइक। इसको क्या कहेंगे? इसी चट्टान को आप कहेंगे डाइक। तो क्या हुआ, क्या मतलब था? मतलब था कि अगर कोई भी मिनरल का बेड हो, जरूरी नहीं कि कोल सीम हो, कोल सीम हो चाहे कोई भी मिनरल का बेड हो, अगर कोई इसको ज्वालामुखी यानी मैग्मा फाड़ते हुए क्रॉस करे, ठंडा होकर चट्टान बन जाए, तो इसी चट्टान को आप कहेंगे डाइक। क्या कहेंगे? डाइक कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइक कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोयला को फाड़ के आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, डाइक जो है वो कोयला को फाड़ के आर पार हो जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और है, उसको हम लोग कहते हैं सिल। उसको क्या कहते हैं? सिल। सिल क्या चीज़ है उसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक मिनरल का बेड है, यहाँ पे कोल सीम को हम मिनरल मान रहे हैं। तो मान लीजिए एक मिनरल का बेड है, मिनरल का बेड को फाड़ा, कहीं से कोयला फाड़ा, मतलब ज्वालामुखी फाड़ा, इसको क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे, ठीक है। मैग्मा कोयला को कहीं से, इधर भी चलो कोयला का सीम था, उसको तोड़ता हुआ आया, और आने के बाद कोयले के ऊपर में ही ये पसर गया। कोयले के ऊपर में क्या हो गया? ये पसर गया, चादर के रूप में फैल गया, यानी कि लेयर के रूप में फैल गया कोल सीम के ऊपर। कोल सीम के ऊपर में लेयर के रूप में अगर ये फैल गया, तो अब इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप डाइक नहीं कहेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिल। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डाइक में कोयला को फाड़ के आर पार हो जाएगा मैग्मा, और जम के ठंडा हो जाएगा, वो पत्थर बना लेगा, उसको बोलेंगे डाइक। ये रहा आपका डाइक। और सिल में क्या होगा? जो कोल सीम है, इसके ऊपर में या फिर नीचे में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऊपर में ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है, नीचे भी हो सकता है। नीचे भी हो सकता है, यानी कोल सीम के ऊपर में या नीचे में, कोल सीम के ऊपर में या नीचे में चादर के रूप में फैल जाए, चादर के रूप में फैल जाए, उसको क्या कहेंगे? सील कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सिल कहेंगे। तो आई होप आपका डाइक क्लियर हो गया होगा, आई होप आपका सिल क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल है कि क्या एक ही मैग्मा ऐसा हो कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि जो कोल सीम है वो आपका इतना, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, मान लेते हैं कि जो कोल सीम है वो इतना दूर तक फैला हुआ है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं? काला 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 कलर कर देते हैं पूरा। चलिए एक मिनट, इसको हम काला कर दिए, मान के चलते हैं कि पूरा काला है। कोल सीम है, एक ही कोल सीम है, ठीक है। अब एक कोल सीम को मैग्मा फाड़ता हुआ बाहर आया, मैग्मा कुछ ऐसा फाड़ा उसको, ठीक है, ऐसा कुछ फाड़ा और बाहर आया, है ना। उसके बाद वही मैग्मा उसी कोल सीम में पसर गया, कुछ दूरी तक पसर गया। उसके बाद फिर वो मैग्मा ऊपर चला गया कहीं, ठीक है ना। एक मिनट, इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, रुकिए। कोल सीम को ऐसे लेयर बनाया कोल सीम के ऊपर में, उसके बाद फिर वो कुछ ऊपर चला गया। और कोल सीम को अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली, तो कोल सीम कुछ ऐसा डाउन का डाउन ही रहा, अपना नीचे चला गया। तो इस पोर्शन में अब डाइक कहाँ होगा, सील कहाँ होगा, इसको समझते हैं सर, इसको समझते हैं। तो देखो, इसको हम ये ले लेते हैं, चलो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे होंगे, तो ये जो है ये हिस्सा पूरा का पूरा सील कहलाएगा। इसको आप क्या बोलिएगा? सील कहलाएगा। ये हिस्सा को हम सील बोलेंगे,
इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप डाइक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ पे फाड़ता हुआ पार हुआ है डाइक। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको ना आप सील बोलिएगा ना आप डाइक बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? क्योंकि ये आपका कोई भी तरह का मिनरल के आसपास में नहीं है, तो इसको आप ना डाइक बोलिएगा ना आप इसको सील बोलिएगा। ठीक है, तो डाइक और सील का मतलब फिर से समझते हैं। मिनरल बेड के ऊपर में लेटा है या नीचे लेटा हो तो उसको हम सील कहेंगे। मिनरल बेड को फाड़ के क्रॉस कर रहा है तो उसको हम डाइक कहेंगे। जितना पोर्शन में वो पास कर रहा है बस उतना को ही हम डाइक कहेंगे। उसके बाद फिर उसको हम लोग अलग नाम दे देंगे, ज्वालामुखी चट्टान ही कहेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपका डाइक और सील क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी एक बेसिक सा चीज आप समझ लीजिए। जब भी हम कभी कोई भी जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस आपको पढ़ाएं और पूछें कि भैया जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने से प्रॉब्लम आखिर क्या है, क्या समस्या है या क्या डिसएडवांटेज है, क्या समस्या है या फिर क्या डिसएडवांटेज, तो आपको कहना है हर जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में कि सबसे पहला समस्या है सपोर्ट का, दूसरा समस्या है वाटर सीपेज का, और तीसरा समस्या है गैस का। ये तीन समस्या चाहे कोई भी जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, होगा ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद काम नहीं कर रहा, चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉल्ट, फॉल्ट जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जिसमें सपोर्ट का भी दिक्कत होता है, वाटर सीपेज का भी दिक्कत होता है, गैस का भी दिक्कत होता है। फॉल्ट का बात करें, FAULT फॉल्ट, इसमें भी सपोर्ट का दिक्कत होता है, वाटर सीपेज का दिक्कत होता है, गैस का दिक्कत होता है। डाइक का बात करें, डाइक का बिल्कुल, डाइक जहाँ पे रहेगा वहाँ सपोर्ट का दिक्कत होता है, वाटर सीपेज का दिक्कत होता है, गैस का दिक्कत होता है। अब आते हैं सील पे, सील में भी गैस का दिक्कत होता है, वाटर सीपेज का दिक्कत होता है, लेकिन सपोर्ट का दिक्कत नहीं होता है, बट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज में। डिप्लरिंग जब करते हैं ना तो यही जो सील है ना, ये सॉरी, ये जो सील है ये आपके लिए अभिशाप बन जाता है, यानी श्राप बन जाता है। तो सर सील अच्छा तो जरूर है लेकिन डिप्लरिंग करेंगे तो ये खराब भी है। ठीक है, ध्यान रहेगा, अच्छा तो जरूर है लेकिन डिप्लरिंग करेंगे तो ये खराब भी है। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, फटाफट बताना है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसको ठीक। ओ माय गॉड, लाइनिंग मिट क्यों नहीं रहा? जस्ट अ सेकंड रुक जाइए। ठीक, अभी हम लोग कुछ चीज को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाइक और सिल में, इनमें से कौन सा रॉक जनरली मिलता है? क्वेश्चन पढ़ दे रहा, मेरा राइटिंग खराब है तो। डाइक और सील में इनमें से कौन सा रॉक जनरली मिलता है? ऑप्शन दे रहे आपको, माइका पेरिडोटाइट, माइका पेरिडोटाइट। ठीक है, एक सेकंड, हम दूसरा थोड़ा सा नाम भूल रहे थे, चलो कोई नहीं। डोलेराइट, डोलेराइट, बोथ, नन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन किस में पूछा? कोल इंडिया पूछा, गवर्नमेंट के एग्जाम में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
चलिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा प्यास लग गया था। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। तो हम आपको बता रहे थे, बताइए इनमें से कौन सा चट्टान होगा। देखिए याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों कौन सा रॉक है पता है? ये दोनों इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। कौन सा रॉक है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो ये माइका पेरिडोटाइट और डोलेराइट, ये दो चट्टान ऐसे हैं जो जनरली डाइक और सिल में मिलते हैं। जनरली डाइक और सिल में मिलते हैं। ठीक है, माइका पेरिडोटाइट और डोलेराइट। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं थोड़ा आगे। अरे कहाँ खोल दिया? ठीक, ओके, ठीक। तो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में आपको हमने क्या पढ़ा है? हमने आपको डाइक के बारे में पढ़ा है कि डाइक क्या होता है, फिर मैंने आपको सील के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, समझते हैं। देखो, जब कभी ज्वालामुखी निकलता है ना बाहर, तो ज्वालामुखी से बहुत सारा चीज़ निकलता है साथ में, जैसे फ्यूम्स। फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं। स्मॉग, स्मॉग का मतलब होता है थोड़ा सा कुहासा टाइप का भी निकलता है, वेपर टाइप का। वाटर वेपर भी निकलता है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी निकलते हैं। तो ये जो पॉइजनस गैसेस होते हैं, ये जनरली कुछ इस फॉर्म में निकलते हैं, ऐसे ऊपर जाते जाते ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, बड़ा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो अचानक से जो एक जगह है, एक लाइन, हम इमेजिनरी लाइन लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर में जहां बादल बन जाता है, इस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? जब देखिए, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या है सर? ये आपका बेसिकली कहलाता है कोन या फिर डोम। ठीक है, इससे निकल रहा है, क्या निकल रहा है? ये बहुत सारा गैसेस है, इसमें कुछ मात्रा में फ्यूम्स भी है, वाटर वेपर भी है। ठीक है, तो ये जब निकल रहा है, तो निकलते टाइम एक ऐसा ही फॉर्मेट में है, लेकिन एक टाइम के बाद वो गजब का बादल बन जा रहा, फैला हुआ बादल बन जा रहा। तो उस पर्टिकुलर लाइन को जब हम मिलाते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। और ये जो डोम जैसा शेप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंबस्टिंग प्लूम। क्या बोलते हैं? कंबस्टिंग प्लूम। इस पर्टिकुलर जो धुआं जैसा ऐसे फैला हुआ है, इसको बोलते हैं कंबस्टिंग फ्लूम, है ना। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसको याद करने का, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर गौर कीजिएगा, तो एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी कोयला में कुछ ऐसे फैला हुआ है, यानी कि जो कोल सीम है, जब हम इस कोल सीम को माइनिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि कोयला सीम के जस्ट ऊपर में आपका सिल है, तो इसको हम सिल बोलेंगे। इसी तरह से इस पर्टिकुलर पोर्शन पे देखेंगे, तो ये क्या है? ये डाइक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि छोटा सा ज्वालामुखी आता है और यहाँ तक आके खत्म हो गया, लिपट गया, ऐसा नहीं होता है। वो ज्वालामुखी अगर आता है तो पूरा फैलता है, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा, हो सकता है ये आके चल के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैलता है ज्वालामुखी। ठीक है, चल, तो डाइक समझ गए, सिल समझ गए। अब इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं यार। क्या पढ़ते हैं? लिखा हुआ है कि गर्म और तरल पदार्थ जब कोयला सिम को फाड़कर ऊपर जाता है, तब उसकी गर्मी से कोयला सिम जलकर नष्ट हो जाता है। डाइक के आसपास कुछ दूरी तक कोयला खराब होकर क्षमा बन जाता है। क्षमा मतलब झावा, मतलब ऐस, इसको कह सकते हैं राख। ठीक है, तो बोला गया है कि कोल सिम को जब फाड़ के डाइक बाहर आता है, तो आसपास का कोयला जल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गर्म है, ज्वालामुखी है, और खराब भी हो जाता है, इसीलिए सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हैं, आसपास में अगर कोयला ना होके राख है, तो वहाँ पे सोचिए आपकी छत कितना गारंटी है कि रूफ स्टेबल रहेगा। आपको सपोर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। हाँ। डाइक के पत्थर बहुत कड़े होते हैं, होने के कारण उनमें गैलरी चलाने में बहुत खर्च आता है। अगर आप चाहेंगे कि डाइक को आप पार कर दीजिएगा, अचानक से बीच में डाइक आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ पे आप चला रहे हैं कोल सिम। ठीक है, अचानक से यहाँ पर्टिकुलर पोर्शन में क्या आ गया? डाइक आ गया। अब इस डाइक को आपको गैलरी बना के काटना है, तभी तो आप इस क्रॉस कर पाइएगा। तो आपको पता नहीं ना भाई साहब कि इसकी मोटाई क्या है, क्योंकि ये कुछ सेंटीमीटर से शुरू होता है और कुछ मीटर तक चलता है। मीटर का मतलब ऐसा नहीं कि 100 मीटर तक चलेगा, 1000 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, 2000 मीटर भी हो सकता है, 4000 मीटर भी हो सकता है। तो 4000 मीटर का मतलब क्या होता है? 4 किलोमीटर। तो मतलब 4 किलोमीटर का आप गैलरी चलाइएगा, आप खुद बताइए।
तो इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। अगर कम कम रहेगा ना, अगर कम रहेगा, मान लीजिए ऐसा है कि बीच में 15 मीटर का एक डाइक मिल गया है, ठीक है। तो 15 मीटर का मिल गया है तो कोशिश किया जाएगा, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, तो हम ड्रिलिंग करेंगे और ब्लास्टिंग करके इसको क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर पता चलेगा नापने के बाद कि भैया ये तो 100 मीटर है, तो 100 मीटर है तो काहे खर्चा करेंगे भाई, हम साइड से चल जाएंगे ना कोयला को काटते हुए, हैं? हम इधर से चले जाएंगे ना कोयला को काटते हुए, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे ना, हम ऊपर से पैरेलल से कुछ रास्ता निकाल लेंगे, हम हॉरिजॉन माइनिंग कर लेंगे। हाँ, हम हॉरिजॉन माइनिंग कर लेंगे। हॉरिजॉन माइनिंग, ये क्या टर्म हम बोल दिए हैं। चलो एक बार शॉर्ट में आइडिया दे देते हैं। देखो यार, एक बार हम एक सेकंड स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाए, समझते हैं। बोर्ड एंड पिलर मेथड, डेवलपमेंट, डिपलरिंग, लॉन्ग वॉल माइनिंग, शॉर्ट वॉल माइनिंग, रूम एंड पिलर मेथड, ठीक है। इसके बाद पैक वॉल माइनिंग, हाइड्रोलिक माइनिंग, इसके बाद और भी दिमाग में आ रहा था, हाँ हाँ, हॉरिजॉन माइनिंग, हॉरिजॉन से तो शुरुआत हुआ, हम भूल गए थे, हॉरिजॉन माइनिंग, ठीक है। ये सब जितने भी माइनिंग मेथड आप देख रहे हैं ना यार, इसको समझना बहुत आसान है। जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, हम गारंटी दे रहे हैं आपका दिमाग में रटा होगा कि लॉन्ग वॉल कब अडॉप्ट करना है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, कैसे काम होता है, कब अडॉप्ट करना है, रूमन पिलर कब अडॉप्ट करना है, पैक वॉल कब अडॉप्ट करना है, क्या मेथड है, हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, डिप्लरिंग, डेवलपमेंट, उसके भी बहुत सारे स्टेज हैं, वो सब कुछ आपका रटा होगा। मेथड जो है ना यार, ये सबसे स्कोरिंग चीज़ है। ये जो मेथड्स होते हैं माइनिंग के, कोल वाले, मेटल वाले तो आपके तोते उड़ा देंगे, तो कोल वाले जो माइनिंग मेथड्स है, बहुत आसान है ये, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है 1-2 चैप्टर के बाद ही हम इसको स्टार्ट करें, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा, है ना। तो ये सब डरने वाला एकदम बात नहीं है। हॉरिजॉन, हाइड्रोलिक, पैक वाल, रूम एंड पिलर, शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल, डेवलपमेंट, डिप्लरिंग, एकदम नहीं डरना है। टेंशन फ्री रहिए, आपका इस टेंशन को हम ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम आपको हॉरिजॉन पे लेके नहीं जाते हैं, उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डाइक आपको हम समझाएं कि डाइक क्या होता है, ठीक है। डाइक में बोला गया है कि डाइक कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर तक हो सकते हैं, जो हम आपको अभी बताएं, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए ये सब डायग्राम हम आपको समझा चुके हैं। अब डाइक का घाटा क्या है, तो हम आपको बता दिए हैं घाटा, चलिए फिर भी पढ़ते हैं। बोला गया है कि गर्म और तरल पदार्थ जब कोयला को फाड़कर ऊपर जाता है, तब गर्मी के कारण कोयला सिम जलकर नष्ट हो जाता है। डाइक के आसपास कुछ दूरी तक कोयला खराब होकर जमा बन जाता है। डाइक के पत्थर अचानक बहुत कड़े होते हैं, में गैलरी चलाने में बड़ा दिक्कत होता है। डोलेराइट, माइका, पेरिडोटाइट, जो चट्टान का नाम हम बताए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में, और एकदम याद रखना है, बहुत कड़ा होता है। अब सील के बारे में आते हैं। सील क्या है, वो भी एक इग्निय चट्टान है। चादर के रूप में कोयले के ऊपर या नीचे देखिए फैला रहता है, उस चट्टान को हम सील कहते हैं। ये कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक हो सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हम आपको समझा चुके हैं। देखो थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ है, समझाना चाहेंगे हम, आप समझना नहीं चाहेंगे फिर भी समझाना चाहेंगे, हम समझते हैं। देखो यार, ये जो है ना, ये अर्थ का सरफेस है। क्या है ये अर्थ का सरफेस है। जहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है उस पर्टिकुलर जगह पे कोयला कुछ मतलब जमीन जो है वो कुछ ऐसा ऊपर उठ जाता है। ये क्या है, ये जमीन ही है लेकिन ये ऊपर उठा हुआ है, ये ठीक है। इसको वॉल्केनो हम लोग पूरा पूरी कहते हैं मेथड को। तो इसमें बेसिकली जैसे सील है या डाइक है, कुछ भी है, मैग्मा है। मैग्मा जब धरती को फाड़ के बाहर आता है, तो ऐसा नहीं कि यहीं से सिर्फ बाहर आ रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ से मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन उस जगह पे हल्के हल्के क्रैक आ जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर। हल्के हल्के क्या होते हैं, क्रैक आ जाते हैं, और उसमें से कुछ गैस का रिसाव होता है। क्या होता है, कुछ गैस का रिसाव होता है। यहाँ से तो गैस निकलेगा ही, तो भयंकर है, तो हमको दिखेगा भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से गैस नहीं निकलेगा। जमीन को फाड़ के भी कुछ कुछ जगह से गैस निकलता है, जैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है तो जमीन फाड़ के भी कहीं कहीं से गैस निकलता है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी कुछ कुछ मात्रा में गैस निकलेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल प्लम्बिंग सिस्टम। ये क्या चीज़ है समझते हैं।
इसमें जो गैस होते हैं ना वो बहुत सारे गैस होते हैं। ये CO2 होते हैं, CO गैस होते हैं, CH4 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये होते हैं CH4 भी। अब ऐसा किया जाता है कि ये जो गैस है, चूँकि ज्वालामुखी बन रहा है एक लंबे टाइम से और लंबे टाइम तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ज्वालामुखी जल रहा है तो कल बुध के खत्म हो जाएगा, अभी रहेगा भी ये 10 साल, 15 साल, 20 साल रहेगा। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल गैस भी तो बनेगा, CH4 भी बनेगा, CO गैस बनेगा, CO2 बनेगा। अगर हम CH4 को निकालते रहें 10 साल तक, तो मेरा कितना काम हो सकता है। तो इसी CH4 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा बोरहोल करके इस पर्टिकुलर जगह से हम CH4 को निकाल लेते हैं। मतलब निकालते तो गैस ही है, फिर गैस को निकाल के फ़िल्टर करते हैं और CH4 हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी मेथड को कहते हैं हाइड्रोथर्मल प्लम्बिंग सिस्टम। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोथर्मल प्लम्बिंग सिस्टम। ये आपका इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है। ये आपका इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका में भी नहीं है, वोल्केनो नहीं है तो कहाँ से होगा? कुछ यूरोपियन कंट्री है, उस जगह पे हाइड्रोथर्मल प्लम्बिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। तो कभी क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे आपसे पूछ दे, एक मिनट हम सॉरी पूछे ऐसे कुछ, हाइड्रोथर्मल प्लम्बिंग सिस्टम इनमें से किससे संबंधित है? संबंधित है। पहला ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन दे देगा कोल से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन दे देगा आयरन से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन दे देगा पेट्रोलियम से संबंधित है और चौथा ऑप्शन दे देगा CH4 से संबंधित है। तो आप अगर दिमाग लगाइएगा कि हाइड्रोथर्मल माने पानी से कुछ ऐसा गर्म करके निकालते हैं तो पेट्रोलियम मार दीजिएगा, ऐसा नहीं, CH4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइड्रोथर्मल प्लम्बिंग सिस्टम CH4 से संबंधित है, जो कि यूरोपियन कंट्री में CH4 को निकालते हैं ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से निकालते हैं, मतलब खतरा से तो हाई लेवल पे खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा आगे। लाभ हानि क्या है भैया? लाभ हानि, डाइक तो हम पढ़ लिए, सील का लाभ हानि बता रहे थे। तो लाभ यही है कि सीम कुछ मोटाई की पूरी मोटाई को जला दे, हाँ ये तो घाटा हो गया कि वही जला देता है, कोयला को झामा बना देता है। यदि रूप, यदि सील रूप में हो तो कोयला सीम में रूप अच्छा होता है। डेवलपमेंट करने के समय रूप भरोसेमंद रहता है और कम सपोर्ट लगता है, लेकिन डिप्लरिंग के टाइम दिक्कत आता है। डिक्लरिंग में छत जल्दी नहीं गिरता और एयर ब्लास्ट का खतरा होता है। ठीक है, जो हम आपको बताएं। सील को आप अगर फिर से देखना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा समझने में समस्या हो रहा है तो आप इसको फिर से देखिए। हम कह रहे थे कि ऊपर में अगर सील है तो ये तो क्या है, ये इग्नियस रॉक है और ये कड़ा चट्टान होता है। तो आप कोयला जब नीचे निकाल रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है सपोर्ट लगाने का, बहुत कम लगाना पड़ेगा। लेकिन जब डिप्लरिंग कर रहे हैं तो यही ऊपर वाला मुसीबत बन गया सर, क्योंकि जब अचानक से गिरेगा तो क्या होगा, एयर ब्लास्ट होगा। एयर ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक दुर्घटना, 14 आदमी चिरी मारी, है ना? दिमाग में आ रहा होगा आपका तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब पढ़ाएंगे समझा देंगे। तो इतना खतरनाक होता है, इसीलिए यहाँ पे हम सपोर्ट लिखे थे कि सपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है लेकिन लास्ट में तो आ रहा है ना सर, सपोर्ट के कारण ही तो हो रहा है। एक्सेस सपोर्ट हो गया वो, ना तो उसको हमको गिराना पड़ता है, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग करते रहना पड़ता है। पानी गैस का खतरा हो सकता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो 3 खतरा तो रहेगा ही रहेगा। कौन कौन सा खतरा? गैस का खतरा, वाटर सीपेज का खतरा, ठीक है, और आपका गैस गैस हो गया, वाटर सीपेज, सपोर्ट का खतरा। ये 3 खतरा तो है गया, हर ज्वालामुखी मतलब हर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में रहना ही रहना है। ठीक है, कोई उपाय नहीं। अब आते हैं फॉल्ट पे। फॉल्ट क्या होता है समझते हैं। देखो यार, फॉल्ट एक फीचर है रॉक का। पृथ्वी के भूतात्विक हलचल के कारण जब कोयला सीम टूट कर उस स्थान के ऊपर या नीचे चला जाता है, तब टूटे हुए स्थान से जो पत्थर आता है उसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को फॉल्ट कहते हैं। चलो नहीं समझे आया कोई बात नहीं, समझाते हैं। एक कोलियरी था BCCL में, एरिया का तो हमको याद नहीं है, जोगीडी सिमवन, ठीक है, कोलियरी का नाम है। ये एक अंडरग्राउंड माइंस है जिसमें बोर्ड एंड पिलर मेथड से काम होता था। तो कुछ साल पहले एक समस्या आ गया था कि अचानक से फॉल्ट निकल गया। अब अचानक से जैसे फॉल्ट निकला, पूरा का पूरा काम रुक गया उस कोलियरी का। अब उस कोलियरी का आदमी, जो मैनेजर साहब थे, वो डिसाइड किए कि ऐसा ऐसा कोलियरी से वर्कर मंगाएंगे जहाँ का फॉल्ट आ चुका है, जहाँ फॉल्ट से डील कर चुके हैं सब वर्कर लोग या सुपरवाइजर लोग। वहाँ से कुछ कुछ आदमी को मंगाया जाए, सर्वेयर को बुलाया जाए और देखा जाए कि इस फॉल्ट को लेके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट का जो मोटाई था काफ़ी ज़्यादा था
जिसके चलते हमको डायरेक्शन को डाइवर्ट करना पड़ा। अब ये क्या चीज होता है समझते हैं। मान लीजिए ऐसे है कि एगो कोयला का, एक सेकंड यार, मान लीजिए ऐसा है कि एगो कोयला का सीम है, ठीक। अब इस कोयला सीम में माइनिंग करते करते आ रहे हैं, 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 ठीक। अचानक से ऐसा कुछ हो गया, विडंबना हो गया कि यही कोयला सीम बीच में से टूट गया ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। कौन कौन सा मूवमेंट? टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, मतलब टेक्टोनिक प्लेट होता है धरती के अंदर बहुत सारा, या फिर भूकंप के कारण, अभी नहीं कभी ना कभी टूटा हो। और टूटने के बाद ये कोल सिम दो भाग में डिवाइड हो गया, इसको हम कह देंगे पार्ट वन कोल सिम, इसको कह देंगे पार्ट टू कोल सिम। एगो ऊपर चला गया हो, नीचे आ गया हो, या एगो कोई खिसक के नीचे आ गया, तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक कोल सिम कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये कोल सिम नीचे आ गया है, ठीक है। अब बाकी जगह पे क्या भर गया, चट्टान भर गया, बड़का बड़का पत्थर है, यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर है, या लूज पत्थर, ढीला पत्थर कह लीजिए, ठीक है। अब आप एक बार सोचिए, अब यहाँ से कोयला का माइनिंग करते करते बंदा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कोयला का माइनिंग करते करते खूब प्रोडक्शन हो रहा है, माइंस वाला पूरा खुश है। अचानक से आके देखा, अरे पत्थर, फिर आ गया, अरे पत्थर, फिर आगे आया, अरे पत्थर, फिर आ गया, अरे पत्थर, फिर आगे आया, अरे पत्थर, फिर आ गया, अरे पत्थर, फिर पत्थरे पत्थर निकल रहा है। तो भैया हम तो कोयला निकालने के लिए माइनिंग कर रहे हैं ना, अब पत्थर पत्थर निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसका उपाय क्या है और क्या चीज़ है समझते हैं। तो देखो यार, अगर ऐसे होगा तो हमको कितना समस्या होगा। सबसे पहले तो मेरा कोल का प्रोडक्शन खत्म, प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वे कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? सर्वे कराना पड़ेगा कि जो कोल सिम टूटा है, उस जो टूटल का कोल सिम है वो कन्ने है, मतलब टूटल का कोल सिम किधर है। तो अब पता करेंगे, तो अब हम बोरहोल करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे तो पता चलेगा नहीं भाई इस साइड तो पत्थर है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, सीधा कीजिए, तो सीधा बोरहोल किए तो पता चला अरे इधर भी पत्थर है भाई, इधर किए तो पता चला अरे इधर भी पत्थर है, इधर किए तो पता चला अरे थोड़ा सा मिला है कोलसिम, थोड़ा सा मिला है। इधर कोलसिम बोरहोल किए तो पता चला अरे इधर भी नहीं है। फिर हम बीच में बोर खोल किए, हम बोले अरे यहाँ भी थोड़ा सा मिला है। तो अब हम डायरेक्शन को फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि यार डायरेक्शन क्या है। तो हम एंगल निकालेंगे, कितना एंगल पे नीचे गिरा हुआ है, और फिर अचानक उसी हिसाब से हम काटेंगे। तो अब मेरा क्या होगा, अगर हम ऐसा करके डिसीजन ले लिए हैं तो अब मेरा आसान हो जाएगा काम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब एक सेकेंड, अब हम जो बोर होल है उसको कर लिए, तो अब हमको पता चल गया। अब हम डायरेक्टली गैलरी को ऐसे नीचे कर देंगे। डायरेक्टली नीचे करने के लिए या तो स्टेपल पिट बना सकते हैं आप, है ना, या फिर आप वहाँ पे शाफ्ट सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ और भी व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर हम गैलरी को हल्का हल्का ढलान करते 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 इस कोलसिम से मिला देंगे, ठीक। तो ऐसा उपाय हम जनरली करते हैं अगर कभी फॉल्ट मिल जाता है तो आई होप आप फॉल्ट समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, फॉल्ट क्या है भैया, एगो कोलसिम है, वही कोलसिम यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद या तो ऊपर चला गया, या तो नीचे चला गया, या तो दूर चला गया, है ना, या तो वहीं पे है लेकिन थोड़ा बीच में कुछ पत्थर चट्टान आ गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि जो फॉल्ट है ये नीचे ही आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉल्ट था ये ऊपर आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है जो फॉल्ट था वो बराबरी में हो, ऐसा भी हो सकता है जो फॉल्ट था उसके बीच में बस थोड़ा सा पत्थर भर गया, हल्का सा दूरी। तो भैया कोल सिम अगर लगातार ना होके बीच में से टूट जाए और बीच में कुछ भी पत्थर टाइप का मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। अभी सवाल यह है, जो पत्थर रहेगा ये पत्थर कौन सा रहेगा, ये पत्थर क्या इग्नियस रॉक रहेगा, ये पत्थर क्या सेडिमेंट्री रॉक रहेगा, ये पत्थर क्या मेटामॉर्फिक रॉक रहेगा। अगर इग्नियस रॉक है तो फिर तो इसको डाइक कहना चाहिए यार, हाँ, तब तो इसको डाइक कहना चाहिए क्योंकि बीच में हो सकता है ज्वालामुखी फाड़ के गुजरा हो। ऐसा नहीं है सर, सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा। अगर सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा तभी हम इसको फॉल्ट कहेंगे, FAULT। फॉल्ट कब कहा जाएगा, जब कोल सीम के बीच में कुछ भी दूरी हो, बीच में मान लीजिए ये पत्थर भर गया हो, और जो पत्थर हो ये सेडिमेंट्री रॉक हो। कौन सा हो, सेडिमेंट्री रॉक हो। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब कि ऑलमोस्ट सेडिमेंट्री। ऑलमोस्ट सेडिमेंट्री मतलब समझाते हैं सर आपको, ऑलमोस्ट सेडिमेंट्री का मतलब है ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक हो, थोड़ा बहुत इग्नियस है, इग्नोर किया जाएगा। चलिए, आई होप आपका फॉल्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बस उसका टाइप पढ़ेंगे और समझते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं यार। देखिए, फॉल्ट का जैसे कि हम आपको बताए हैं, एक डीजे देशमुख साहब का या HP सोनी साहब का जो किताब है
बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। देखिए हम बताते हैं, एलसी काकू साहब, एचपी सोनी साहब, अगर इनका कोई किताब पढ़ते हैं ना तो ज़रूर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन क्या होता है ना कि समय के साथ साथ डाटा में कुछ परिवर्तन आते जाता है। कुछ किताब अपडेट रहता है, कुछ किताब अपडेट नहीं रहता है। कुछ किताब है जिसका डाटा बहुत पहले से माना जा रहा है, कुछ किताब का नहीं माना जा रहा है। सब साइंटिस्ट है ना, सब अलग लेवल के रिसर्चर हैं। एचपी सोनी साहब अलग लेवल के रिसर्चर हैं, अभी डब्ल्यूसीएल के प्रिंसिपल है ना। एलसी काकू साहब भी आपका अच्छे खासे रिसर्च वगैरह करके बैठ चुके हैं, एमफिल वगैरह सब कर लिए थे, तो है ना। तो इनका एक अलग दिमाग है, इनका एक अलग दिमाग है, ये एक अलग तरीके से सोचते हैं। एचपी सोनी साहब का अलग तरीके से सोचना है, अलग तरीके से वे अपने भाषा को लिखते हैं। एलसी काकू साहब अलग तरीके से लिखे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डाटा को आप देखिएगा, उस डाटा में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, ठीक है। तो गलती किन्हीं का नहीं है कि ये किताब खराब है, वो किताब खराब है, नहीं। सब किताब अच्छा है मेरे दोस्त। लेकिन डाटा जो आपको फॉलो करना है वो ऑफिशियल फॉलो करना है। डाटा कौन सा फॉलो करना है? ऑफिशियल फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल डाटा कौन है? जो आपका टेक्स्ट बुक माना गया है, टेक्स्ट बुक माना गया है। जैसे अगर आप 9-10 में थे तो एनसीईआरटी का बुक का जो डाटा था उसको करेक्ट माना जाता था। इसी तरह से अभी का जो टेक्स्ट बुक है वो आपका डीजे देशमुख है ना। डीजे देशमुख है माइनिंग टेक्नोलॉजी में। आपका जीबी महापात्रा है, जिसको टेक्स्ट बुक माना गया है, ये आपका है जूलॉजी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, है ना। डीजे देशमुख जो है वो आपका टेक्स्ट बुक है। लेकिन सीएमआर जो है वो सब सर्वोपरि है। सीएमआर है, माइंस एक्ट है, माइंस रूल है। इस डाटा को सबसे पहले मानना है, सेकेंड नंबर पे आपको टेक्स्ट बुक में कूदना है, ठीक है। तो आई होप हम क्या समझाना चाहते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि कोल सिम है, अचानक से देखिए कोल सिम टूट के नीचे शिफ्ट हो गया है, इन दोनों के बीच में गैप आ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच में जब हम गैप आया है, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे फॉल्ट का थ्रो, यानी जो फॉल्ट है वो इतना दूर तक फेंका गया है। कोल सिम जो है वो एक दूसरे से इतना दूर तक फेंका गया है। अगर मान लेते हैं ये 10 मीटर है, तो हम बोलेंगे कि फॉल्ट का थ्रो जो है वो 10 मीटर है। फॉल्ट का थ्रो जो है वो 10 मीटर है। यानी ये कोल सिम और ये कोल सिम, इन दोनों के बीच जो फेंकाया है एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो 10 मीटर फेंकाया है। फॉल्ट का थ्रो 10 मीटर। ये जो एंगल है, जहां पे कोल सिम लास्ट था और इधर जहां पे कोल सिम शुरुआत था, इन दोनों को एगो लाइन से ऐसे खींच के मिलाएंगे। और ये जो लाइन है इसको बोलेंगे, ये जो प्लेन है इसको बोलेंगे फॉल्ट प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉल्ट प्लेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉल्ट प्लेन, ठीक है। चलिए, फॉल्ट जनरली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही प्रकार के आपको पढ़ने होते हैं। कुछ और भी फॉल्ट है जो उसकी शेप के अनुसार होता है, उसका शेप कुछ अलग अलग है तो नाम दे दिया गया है। लेकिन जनरली टाइप्स ऑफ फॉल्ट कहेंगे तो 3 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा और डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट। चलिए, आई होप अब आवाज़ और क्लियर आ रहा होगा। थोड़ा पानी पीने दो यार, गला बैठ जाता है। चलिए, हाँ, कैपेसिटी मेरा था 2 घंटे तक लगातार बोलने का, अभी थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। देखो, फॉल्ट जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला है नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिवर्स फॉल्ट, और तीसरा जो ओवरलैप वाला होता है ट्रांस करंट। चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस तीनों का और भी नाम है बहुत सारा, जैसे हम आपको समझाते हैं। तीसरा वाला जो नाम हम आपको बता रहे हैं, ट्रांसवर्स फॉल्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स फॉल्ट। इसको ट्रांस करंट फॉल्ट भी कहा जाता है, ट्रांस करंट फॉल्ट भी कहा जाता है, या उसको हम ओवरलैप फॉल्ट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ओवरलैप लैप फॉल्ट या फिर ट्रांस करंट फॉल्ट कहते हैं। अब एक एक को समझते हैं फोटो के साथ। देखो भैया, रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? तो पहले हम आपको बताते हैं नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है ना। हाँ, पहला टाइप है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब होता है कि या तो ऊपर चला गया हो या नीचे आ गया हो। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। यानी कि जो हम आपको अभी फॉल्ट का एग्जाम्पल देके समझाएं, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका नॉर्मल फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है? नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में आप क्या देखें? आपने देखा, एक सेकेंड, आपने देखा कि एक कोल सिम था, ठीक है। ये कोल सिम बीच में से टूट गया। टूटने के बाद एक कोल सिम नीचे आ गया, एक कोल सिम ऊपर ही रह गया। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। तो ये तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे फॉल्ट पे। दूसरा फॉल्ट है आपका
रिवर्स फॉल्ट, देखिए नॉर्मल फॉल्ट का हम आपको यहाँ फोटो दिखाए हैं कि ये देखिए, ये था, मान लीजिए कोई मिनरल था, ये देखिए ऊपर आ गया है मिनरल, है ना, ये नीचे आ गया, तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ओवरलैप कर गया है, इसको समझाते हैं आपको। पेज लेना पड़ेगा हमको, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, सेकेंड, ठीक। हम आपको समझा रहे थे रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, इसी फॉल्ट को कहते हैं ओवरलैप फॉल्ट, थोड़ा सा मेरा से मिस्टेक हो गया। ओवरलैप फॉल्ट, ठीक है, क्या चीज़ें समझते हैं। मान लीजिए एक कोल सिम है, ठीक है, ये क्या है, ये कोल सिम, हम माइनिंग करते करते आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, ये बीच में से टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद एक कोल सिम तो ऐसा ही है, एक कोल सिम तो ऐसा ही है, और ये जो कोल सिम था, दूसरा वाला जो कोल सिम है, इसको हम सेकंड कोल सिम बोलते हैं, चलो सेकंड। तो ये कोल सिम इसके नीचे आ गया, कहाँ आ गया सर, इसके नीचे आ गया। तो आप कहेंगे तब तो ये नॉर्मल हो गया यार, लेकिन इसका कुछ पोर्शन एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखिए, ये क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट में क्या था, ओवरलैप नहीं करता था, नॉर्मल फॉल्ट कुछ ऐसा था, ये एक फॉल्ट हो गया, ये दूसरा फॉल्ट हो गया, दूसरों के बीच में अगर हम ऐसे लाइन, सीधा लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी पे है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ओवरलैप कर रहा है, रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, ओवरलैप कर रहा है, एक ऊपर का सिम ये रहा कोल सिम, और उसका दूसरा जो कोल सिम है बस उसी के थोड़ा सा नीचे आके शिफ्ट हो गया है, मतलब एक कुछ ना कुछ पोर्शन होगा जो ओवरलैप कर रहा होगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे का कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट, इसको क्या कहेंगे, ओवरलैप फॉल्ट भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओवरलैप फॉल्ट भी कहेंगे, ठीक है। तो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से, इसलिए इसको हम लोग ओवरलैप कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। ये भी आपको आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए देखो, रिवर्स फॉल्ट और ओवरलैप फॉल्ट ये जनरली कौन कौन जगह से मिलते हैं बताते हैं आपको, रुकिए एक सेकेंड। नॉर्मल फॉल्ट हो चाहे रिवर्स फॉल्ट हो, ये जनरली कहाँ मिलते हैं सर, ये झरिया कोलफील्ड में मिलते हैं, रानीगंज कोलफील्ड में मिलते हैं, ठीक है। और जितना भी मैदानी पहाड़ी पठारी इलाका है उस जगह पे मिलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, ये सब जितना भी जगह है ये सब आपको नॉर्मल या रिवर्स फॉल्ट ही मिलेगा। इसके बाद था ट्रांस करंट या ट्रांसवर्स फॉल्ट, ट्रांसवर्स फॉल्ट कहाँ मिलेगा फिर, ट्रांसफर फॉल्ट मिलता है पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी इलाका में, जैसे नॉर्थ साइड, जैसे जो सात, जिसको सेवन सिस्टर कहा जाता है उसमें, अब सर सेवन सिस्टर किसको कहा जाता है वो भी आपको पता होगा, मेघालय, आसाम, है ना, मणिपुर, सिक्किम, तो ये सब सब क्या है, सेवन सिस्टर कहलाता है, जैसे आसाम, आसाम, ठीक है, डबल ए होगा शायद, स्पेलिंग में मत जाइएगा, है ना, चलो डबल ए हो आसाम, है ना। उसके बाद मेघालय, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया रिवर्स फॉल्ट का। चलिए रिवर्स फॉल्ट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, रिवर्स फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट सॉरी ट्रांसकरेंट फॉल्ट, रिवर्स तो समझा दिया ना, ट्रांसकरेंट फॉल्ट क्या होता है, सिम का टूटा हुआ भाग फॉल्ट के ऊपर या नीचे ना आकर उसी लेवल पे एक दूसरे से दूर हट जाता है, तो उसे हम विषम सी दिशा फॉल्ट कहते हैं। क्या समझाएं, हम आपको समझते हैं फिर से, एक मिनट रुक जाइए, बहुत ही सिंपल है, समझने में दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए ये एक फॉल्ट है, ये क्या है सर, ये कोल सिम है, मस्त अपना जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, अचानक से कहीं बीच में से टूटा मिला हमको, और हमको पता चला कि ये जो कोल सिम है या जो भी मिनरल का सिम है, ये कोल सिम में, और ये जो कोल सिम जो टूटा वो बस आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से सेम लेवल पे था, कहाँ था सर, सेम लेवल पे था, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बस थोड़ा सा दूर हो गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, दूरी आ गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी आ गया, तो इससे फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स या ट्रांस करंट फॉल्ट कहेंगे। ऐसे फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स या ट्रांस करंट फॉल्ट कहेंगे। कोल सिम टूट गया, एक दूसरे के ना ऊपर गया ना नीचे गया ना दाएं गया ना बाएं गया, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया दोनों, थोड़ा सा क्या हो गया, दूर हो गया एक दोनों दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस करंट फॉल्ट कहेंगे।
ठीक है। चलिए, अगर ट्रांसकरेंट फॉल्ट हो ना तो बहुत आसान होता है काम करने में। क्यों का आसान होता है यार? क्योंकि हमको अगर सर्वे किया, हमको पता चला सीधा ही जाना है, तो हमको कोई भी सेंटर लाइन वगैरह में ज़्यादा परेशानी नहीं होता। प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन सब मेरा सेम रहता है। सर्वे के बाद हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है ना। हमको साफ्ट वाफ्ट कुछ बनाना नहीं पड़ता, स्टेपल पिट कुछ नहीं बनाना पड़ता, बस उसी डायरेक्शन में गैलरी आगे बढ़ा, बस बीच का कुछ गैलरी में हमको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। पानी का दिक्कत है, गैस का है तो जांच करते रहेंगे। तो बस यही है सर। चलिए आते हैं फिर से, गला बैठ रहा है यार, कोई नहीं। फॉल्ट हम आपको बताएं, फॉल्ट तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका साधारण फॉल्ट, जिसको नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। नॉर्मल फॉल्ट क्या था सर? नॉर्मल फॉल्ट जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गया तो उसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे, जो कि जनरली झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह मिलता है। रिवर्स फॉल्ट क्या है? रिवर्स फॉल्ट बस एक दूसरे से ओवरलैप कर गया, मतलब ऊपर नीचे तो आया, थोड़ा सा एक बीच का कॉमन सा पोर्शन था जो ओवरलैप कर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स फॉल्ट कहेंगे। तीसरा क्या था? तीसरा आपका ट्रांसवर्स फॉल्ट था। ट्रांसवर्स फॉल्ट में क्या हुआ कि कोल सिम जो है वो टूटा बीच में से और एक दूसरे से बस दूर हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स फॉल्ट कहेंगे, है ना। एक बार हिंदी में भी तीनों का नाम हम बता देना चाहते हैं। नॉर्मल फॉल्ट को हम कहते हैं साधारण फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट को कहते हैं विपरीत फॉल्ट, और ट्रांसवर्स फॉल्ट को कहते हैं विषम दिशा फॉल्ट। ठीक है। इसमें अंडरग्राउंड माइंस में फॉल्ट के नज़दीक जब आप पहुंच रहे हैं तो क्या सिग्नल मिलता है, क्या सिंबल मिलता है, समझते हैं इसको। देखो यार, अंडरग्राउंड माइंस में जब कभी आप फॉल्ट के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं तो क्या क्या मिलता है, समझते हैं। सबसे पहले बोला है कि फेस में कोयला मिलना चाहिए, पत्थर मिलने लगेगा। ठीक है, कोयला की जगह क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आप फॉल्ट के नज़दीक पहुंच रहे हो। अचानक से जो चाल या तल्ली है वो उठेगा या झुकेगा। अचानक से आपको लगेगा जैसे ताल चाल है या तल्ली है, यानी फ्लोर या रूप जो है वो या तो उठने लगा है या तो झुकने लगा है, आपको ऐसा फील होना लगेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी एक सिम्टम है कि आप फॉल्ट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लगातार कोल सीम का जो मोटाई है वो घटता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोल सिम का मोटाई 4 मीटर है, थोड़ा आगे चले 3 मीटर है, थोड़ा और आगे चले 2 मीटर है, थोड़ा और आगे चले देख रहे 1.8 मीटर है। तो इसका मतलब है कि आप फॉल्ट के नज़दीक जा रहे हैं, आपको अलर्ट हो जाने का ज़रूरत है। ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि रूफ फ्लोर में गैस का कमज़ोर चाल का मिलना। आप देख रहे हैं कि यार यहाँ तो सही होना चाहिए मेरा रूफ, लेकिन अचानक से देख रहे हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर मिलने लगा है। पानी का रिसाव होने लगा है, गैस मिलने लगा है, तो कॉमन है यार, सपोर्ट का प्रॉब्लम, कुल मिलाकर के गैस का प्रॉब्लम, वाटर सीपेज का प्रॉब्लम, ये तो होना ही है कोई भी जोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो। सर्वे में अगर गलती आने लगा है, नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ मेरिडियन सब सही दिखा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, मशीन तो इधर ही दिखा रहा है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये आपके फॉल्ट के नज़दीक पहुंचने के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं खतरे और सावधानियां। ठीक, क्या है खतरा, क्या है सावधानियां? खतरा तो आपको बता ही दिए यार, चाल के नज़दीक मतलब सपोर्ट का खतरा, पानी में गैस का खतरा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा। ठीक है, तो ये तो रहेगा कॉमन है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा फॉल्ट में रहता है, क्योंकि आसपास में कोयला है और टूटा हुआ है, गिर रहा है बार बार, तो खतरा तो रहेगा ना। तो जहाँ पे ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है वहाँ पे हम फोर पॉलिंग करते हैं। फोर पॉलिंग क्या होता है सर, समझते हैं। इसको ऐसे नहीं समझोगे यार, चलो नेट है तो हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं इसको। रेलवे पुल लिख रहे हैं यार, तो रुक जाते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका इमेज आता है नहीं आता है तो। तो कुछ अलग ही है, चलो कोई नहीं, हम समझाते हैं। देखो फोर पॉलिंग क्या होता है ना, फोर पॉलिंग क्या होता है, कुछ इस टाइप से आप समझिए फोर पॉलिंग को। अरे वीडियो ओपन हो रहा है यार, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, रुक जाओ। यूट्यूब पे ही डालना है ना, प्राइवेट भी रहेगा दिक्कत आ जाएगा, रुक जाइए। जैसे आप टनल देखे हैं ना यार,
इसको क्या करते हैं हम इधर दिखाते हैं, प्ले नहीं कर सकते हैं, क्लेम आ सकता है। जैसे आप टनल देख रहे हैं इस जगह पे, है ना, इस पर्टिकुलर टनल में आप गौर करेंगे, रेलवे वाला जो पुल होता है ना जो भारत में बनता है, उसमें ऊपर में ना मोटा मोटा चादरा बिछाया रहता है, और ऊपर से रेलगाड़ी जाता है, नीचे से मान लीजिए आदमी जा रहा है, नीचे से मान लीजिए रोड है, ऊपर से रेलवे है। तो आप देखेंगे मोटा मोटा चादरा डाला रहता है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, जिसमें आप ऊपर देखेंगे ना ट्रेनवा पार होगा तो आपको उसका परछाई दिखेगा, है ना, झुझुक 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 झुक करके जब पार होता है, झुक 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 करके, तो ये पूरा हिलेगा, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि हिल रहा है। ठीक है, तो वैसा ही होता है फोर पॉलिंग मेथड। जब ऊपर में कभी फॉल्ट मिलता है ना, चारों तरफ से हम क्या करते हैं उसमें लोहा मोटा मोटा गाड़ करके उसके ऊपर में हम क्या करते हैं, बीच बीच में हम बेंच जैसा बनाते हैं, टेबल जैसा, और बीच बीच में हम चादरा पसार देते हैं, मोटा आयरन का सीट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे मेरा अरे फोर पॉलिंग मेथड करते हैं, ताकि फॉल्ट के नज़दीक मेन बात है बहुत छोटा छोटा पत्थर भी मिल सकता है ना, ऐसा देखो टूटा हुआ पत्थर है, अब इसको रोकने के लिए आपको यही उपाय है ना, तो ऐसे हम लोग करते हैं, है ना, गर्डर घुसा देते हैं, सीली घुसा देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के अंडरग्राउंड पुल बनाते हैं, समझिए एक तरह से टनल बनाते हैं। चलिए, आज इतना ही रखें तो ठीक रहेगा, ज़्यादा नहीं, अगला क्लास में ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। अगला क्लास में वॉल्यूम वन का चैप्टर नंबर वन खत्म हो जाएगा। आप रफ्तार से ही चल रहे हैं, वॉल्यूम वन का चैप्टर नंबर वन अगला क्लास में ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर टू में थोड़ा सा समय लगेगा आपका, धीरे धीरे करेंगे हम इसको, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपका नहीं होगा। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, सिम्फर सिम्पर का वैकेंसी निकला है धनबाद में, हम वीडियो बनाए हैं इस पर, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर टू जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली चैप्टर नंबर टू कर लेते हैं और बाकी बेसिक वेसिक आपका क्लियर है, गैस वैस वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, गैस का, ब्लास्टिंग का, ठीक है, तो आपका आराम से सिम्फर में हो जाएगा। हम खुद निकाले हैं सिम्फर, तो हमको अ, उनके क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, अलग बात है हम जॉब नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, हम ऐसे गए थे टाइम पास के लिए, तो ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो चैप्टर नंबर टू जो है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा अगर, इसके बाद ब्लास्टिंग का पोर्शन को अच्छे से कर लीजिएगा अगर, और गैस का पोर्शन जो हम आपको पढ़ा चुके हैं ईएमटी वॉल्यूम टू, ठीक है, उसका लेक्चर भी हम दे ही देंगे आजकल में, पूरा का पूरा एक बार में। तो ये अगर आप कर लीजिएगा तो इतना करने से आपका सिम्फर निकलने के बहुत ज़्यादा चांस है। पैटर्न पूरा का पूरा यही रहता है, ठीक है। जो धनबाद के लोकल हैं उनको तो भर ही देना चाहिए, क्योंकि सिम्फर में सैलरी वैलरी सब एकदम टाइम पे टाइम पे आता है, काम वाम कुछ ज़्यादा रहता नहीं है ना, 9 बजे जाना होता है सुबह सुबह, और 9 से 4 बजे वाला ड्यूटी रहता है ना। बाकी फैसिलिटी ठीक ठाक मिल जाता है, टेम्प्रोरी आप कह सकते हैं कि जॉब ठीक है ना, बाकी माइनिंग में लगे रहना है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं यार, अगला क्लास में इसको हम ख़त्म कर देंगे, फिर वॉल्यूम वन का ही चैप्टर नंबर टू पे आएंगे, ठीक है। चलो, जो फी नहीं दिए हैं आज भर में दे दीजिए, क्योंकि आज हम देखते हैं रिमूव करेंगे, थोड़ा सा रिमूव इसलिए करते हैं ना, क्योंकि बहुत सा लड़का है जो सीरियस नहीं है, क्लास ज्वाइन कर लिया है ना, क्लास कर रहा है ना, फी दे रहा है ना, कुछ है, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा, कुछ मतलब नहीं है, बस ज्वाइन कर लिया है, स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया, बस ज्वाइन कर लिया। तो हम अगर उसको फिल्टर नहीं करेंगे ना तो स्टडी मटेरियल हम शेयर नहीं कर सकते। स्टडी मटेरियल हमको शेयर करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ है, वीडियो वीडियो है, शेयर करना पड़ता है, मिसयूज ना कहीं करे, इसके लिए हमको सब करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।